अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव में इस बारे में बात की। वैश्विक व्यवस्था क्यों निष्पक्ष नहीं है? पहला, वैश्विक संस्थानों में असमान प्रतिनिधित्व। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास स्थायी सीट और वीटो पावर है। इसका मतलब है कि ये देश बड़े फैसले ले सकते हैं और बाकी देशों की आवाज दब जाती है। दूसरा, ग्लोबल साउथ की अनदेखी। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश जैसे भारत, अफ्रीका के देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कम वोटिंग पावर मिलती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पास 16.49% वोट हैं, जबकि उसकी आबादी दुनिया की सिर्फ 4.22% है। यह असमानता है। तीसरा, बहुपक्षीय सहयोग कमजोर है। कुछ शक्तिशाली देश वैश्विक मंचों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का फैसला किया, जिससे वैश्विक सहयोग कमजोर होता है। चौथा, व्यापार में भेदभाव। कुछ देश व्यापार को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया और यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स भी विकासशील देशों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। पांचवा, जलवायु परिवर्तन में असमानता। औद्योगिक देश जैसे अमेरिका ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के 20% के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ पर पड़ता है। जैसे 2024 में फिलीपींस में भीषण गर्मी और सूखे ने कई लोगों की जान ली। छठा, तकनीक और ज्ञान का अंतर। दुनिया का 40% निजी शोध और विकास निवेश सिर्फ 100 कंपनियां ज्यादातर अमेरिका और चीन में करती हैं। यह तकनीकी असमानता को बढ़ाता है। इसे बेहतर कैसे बनाएं? पहला, वैश्विक संस्थानों में सुधार। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं ताकि सभी की आवाज सुनी जाए। दूसरा, ग्लोबल साउथ को मजबूत करना। भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जैसे मंच शुरू किए हैं, जो समावेशी विश्व व्यवस्था की दिशा में कदम है। तीसरा, रियो डी जनेरियो घोषणा को लागू करना। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह घोषणा हुई, जो समावेशी AI गवर्नेंस और IMF कोटे में बदलाव की बात करती है ताकि वैश्विक वास्तविकताएं बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित हों। चौथा, डिजिटल और तकनीकी अंतर को कम करना। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जैसे आधार और UPI ग्लोबल साउथ के लिए एक उदाहरण है। इसे और बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा, जलवायु न्याय। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे ढांचे को मजबूत करना ताकि औद्योगिक देश जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी लें। निष्कर्ष, एक निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था के लिए हमें समावेशी संस्थान, बराबरी का वित्तीय सहयोग और उत्तर दक्षिण के बीच संतुलित सहयोग चाहिए। भारत जैसे उभरते देश इस दिशा में सेतु बन सकते हैं। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स और बिम्स्टेक जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठाया, जो एक सकारात्मक कदम है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। इंडिया स्ट्रैटेजी इन इंडियन ओशन। हाल ही में संसद की विदेश मामलों की समिति ने लोकसभा में भारत की हिंद महासागर रणनीति पर एक रिपोर्ट पेश की। आइए समझते हैं कि हिंद महासागर क्यों महत्वपूर्ण है और भारत की रणनीति क्या है। हिंद महासागर क्यों महत्वपूर्ण है? यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें दुनिया की 1/3 आबादी रहती है। विश्व के 2/3 तेल शिपमेंट इस महासागर से होकर गुजरते हैं। भारत का 90% व्यापार, खासकर लगभग सारा तेल आयात, हिंद महासागर के रास्ते होता है। भारत के पास इस क्षेत्र में 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारत की हिंद महासागर रणनीति। पहला, रणनीतिक साझेदारी। भारत की रणनीति पड़ोसी पहले नीति और सागर सिद्धांत पर आधारित है। मार्च 2025 में भारत ने महासागर सिद्धांत शुरू किया, जो सागर का विस्तार है। इसका मतलब है क्षेत्र में समग्र सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। भारत हिंद महासागर में सुरक्षा का प्रमुख प्रदाता है। भारत समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, समुद्री आतंकवाद और अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करता है। भारत अपने सूचना संलग्न केंद्र के जरिए अन्य देशों के साथ जानकारी साझा करता है और संयुक्त EEZ निगरानी अभ्यास करता है। तीसरा, तटीय देशों के साथ सहयोग। भारत मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशेल्स जैसे तटीय देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाता है। भारत इन देशों को विकास सहायता, क्षमता निर्माण, आपदा राहत और रक्षा सुरक्षा सहयोग देता है। चौथा, क्षेत्रीय नेतृत्व। भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन कमीशन जैसे बहुपक्षीय मंचों में अहम भूमिका निभाता है। पांचवा, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। भारत बंदरगाहों के विकास में निवेश कर रहा है, जैसे ईरान का चाबहार बंदरगाह और श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स में भी। सागरमाला 2.0 योजना भारत की बंदरगाह कनेक्टिविटी, अंतर्देशीय जलमार्ग और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। छठा, मानवीय सहायता और आपदा राहत। भारत आपदाओं में पहला सहायक बनकर उभरा है।
उदाहरण के लिए हाल ही में टाइफून यागी से आई बाढ़ के बाद भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया और म्यांमार, लाओस और वियतनाम को राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता दी। हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच। पहला, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। भारत इसके 23 सदस्य देशों में से एक संस्थापक सदस्य है। यह संगठन आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। दूसरा, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। भारत ने 2008 में इसे शुरू किया। इसका लक्ष्य तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है। तीसरा, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। 2019 में भारत ने इसे शुरू किया। यह एक खुला, गैरसंधि आधारित वैश्विक पहल है जो समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान देता है। चौथा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण, कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर काम करता है। पांचवां, बिम्स्टेक। भारत इसमें सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है, जिसमें आतंकवाद, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं। छठा, इंडियन ओशन कमीशन। यह एक छोटा संगठन है जो आर्थिक, पर्यावरण और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देता है। भारत इसमें पर्यवेक्षक देश है। भारत की रणनीति के सामने चुनौतियां और खतरे। पहला, भू राजनीतिक चुनौतियां। क्षेत्र में बाहरी देशों, खासकर चीन की बढ़ती मौजूदगी। जैसे श्रीलंका और मालदीव में चीन के बंदरगाह और बुनियादी ढांचे में निवेश से भारत के सुरक्षा हित प्रभावित हो रहे हैं। छोटे द्वीपीय देश भारत और अन्य देशों के बीच संतुलन बनाते हैं, जो स्थिर सहयोग में बाधा है। दूसरा, समुद्री सुरक्षा। क्षेत्र में समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना, ड्रग तस्करी और तस्करी जैसी समस्याएं हैं। तीसरा, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की कमी। श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स जैसे भारत के सहयोगी देशों में बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की कमी है। आगे की राह। पहला, रणनीतिक सगाई योजना। भारत को 35 तटीय देशों के लिए एक व्यापक और लचीली योजना बनानी चाहिए, जिसमें समुद्री सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, बुनियादी ढांचा और रक्षा सहयोग शामिल हों। दूसरा, रणनीति कार्यान्वयन को संस्थागत करना। एक अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाए और भारत के हितों को तेजी से लागू करे। तीसरा, हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रणनीति का एकीकरण। क्वाड, IORA और ASEAN जैसे मंचों के जरिए सहयोग को मजबूत करते हुए एक एकीकृत समुद्री रणनीति बनानी चाहिए। चौथा, ग्रीन महासागर। भारत को अपनी रणनीति में पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल करना चाहिए, जैसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, प्रदूषण कम करना और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। पांचवां, समुद्री रणनीति को मजबूत करना। उपग्रह निगरानी और AI आधारित समुद्री जागरूकता जैसी उन्नत तकनीकों से भारत की समुद्री ताकत बढ़ानी चाहिए। छठा, भारतीय नौसेना की भूमिका। नौसेना की तत्परता, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। सातवां, सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाना। भारतीय मिशनों को सांस्कृतिक केंद्र, कला प्रदर्शन और विरासत संवर्धन के लिए अधिक फंडिंग देनी चाहिए। निष्कर्ष, भारत की हिंद महासागर रणनीति सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य हिंद महासागर को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के आधार पर मुक्त, खुला और समावेशी बनाना है। हाल ही में टाइफून यागी के बाद ऑपरेशन सद्भाव जैसे कदम भारत की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस सेंट्रलिटी। हाल ही में खबरों में है कि बड़े देशों की प्रतिद्वंद्विता और व्यापारिक तनाव के कारण ASEAN की केंद्रीय भूमिका पर दबाव बढ़ रहा है। ASEAN क्या है? ASEAN की स्थापना 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी, जब बैंकॉक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति, शांति, स्थिरता और कानून का शासन, साथ ही शिक्षा, व्यापार, कृषि और उद्योग में सहयोग। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसमें 10 सदस्य देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ASEAN समिट इसका सबसे बड़ा नीति निर्माण मंच है, जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता शामिल होते हैं। ASEAN चार्टर का आर्टिकल 1.15 कहता है कि ASEAN का लक्ष्य क्षेत्रीय और बाहरी सहयोग में केंद्रीय भूमिका निभाना है। ASEAN सेंट्रलिटी की क्षेत्र में प्रासंगिकता, सुरक्षा और स्थिरता। ASEAN रीजन फोरम और ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जैसे मंचों के जरिए सुरक्षा और समुद्री संवाद को बढ़ावा देता है। आर्थिक एकीकरण। ASEAN ने RCEP शुरू किया, जो एशिया पैसिफिक में व्यापार को मजबूत करता है। नियम निर्माण। ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन जैसे ढांचे ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाया। अब चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी इसके हस्ताक्षर करता है। ASEAN सेंट्रलिटी के सामने खतरे। बड़े देशों की प्रतिद्वंद्विता।
अमेरिका चीन की प्रतिस्पर्धा ASEAN की एकता को कमजोर कर रही है। अमेरिकी टैरिफ। ये टैरिफ ASEAN अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। नए क्षेत्रीय ढांचे, क्वाड और ऑकूस जैसे नए समूह ASEAN के नेतृत्व वाले मंचों जैसे ईस्ट एशिया समिट को चुनौती दे रहे हैं। आंतरिक मतभेद, जैसे वियतनाम चीन के खिलाफ सख्त रुख चाहता है, जबकि कंबोडिया और लाओस चीनी निवेश पर निर्भर हैं। विश्वसनीयता संकट, म्यांमार संकट में ASEAN का 5 पॉइंट कंसेंसस लागू नहीं हो सका, जिससे बाहरी देशों का हस्तक्षेप बढ़ा। संस्थागत कमजोरी, ASEAN सचिवालय के पास संसाधनों की कमी है, जिससे बड़े लक्ष्य पूरे करना मुश्किल है। ASEAN सेंट्रलिटी को मजबूत करने का रास्ता, ASEAN को अपग्रेड करना। ASEAN कम्युनिटी विजन 2045 और आर्थिक व सुरक्षा रणनीति सही दिशा में कदम है। समान विचारधारा वाले देशों से सहयोग, जैसे यूरोपीय संघ ASEAN के साथ मुक्त व्यापार समझौते बढ़ा रहा है। औपचारिक परामर्श तंत्र, क्वाड जैसे समूहों के साथ संयुक्त पहल और ASEAN लेड प्रक्रियाओं को जोड़ना। भारत के साथ घनिष्ठ साझेदारी, भारत क्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक विविधता और स्थिरता में ASEAN के साथ सहयोग बढ़ा सकता है। भारत ASEAN सेंट्रलिटी के बदलाव से कैसे निपट सकता है? प्रयासों का तालमेल, भारत का इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और ASEAN का आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और नीली अर्थव्यवस्था पर सहयोग बढ़ा सकते हैं। उपक्षेत्रीय ढांचों से तालमेल, IORA, बिम्स्टेक और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जैसे मंचों के साथ सहयोग। भारत व्यापार समझौते की समीक्षा, इसे और प्रभावी, सरल और व्यापार अनुकूल बनाना। पर्यटन सहयोग योजना 2023-2027, पर्यटन शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध में सहयोग बढ़ाना। निष्कर्ष, ASEAN दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख संगठन है। इसे अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखने के लिए बाहरी देशों की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से बचते हुए क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देना होगा। भारत हाल ही में ASEAN के साथ व्यापार और समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, जो एक सकारात्मक कदम है। इस मैगजीन का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उठा दिया गया। ये पार्टनरशिप 2025 से 2029 तक चलने वाले एक्शन प्लान से निर्देशित होगी। कुल 13 द्विपक्षीय समझौते साइन हुए, जो रक्षा, व्यापार, विज्ञान, पर्यटन और तकनीक जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये 75 साल पुरानी कूटनीतिक दोस्ती का जश्न भी मनाता है, जो 1949 में शुरू हुई थी। अब भारत फिलीपींस संबंधों की मजबूती कैसे बढ़ी? ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ी है। इन नीतियों ने एशिया के पूर्वी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए और फिलीपींस इसमें एक महत्वपूर्ण साथी है। संबंधों की कन्वर्जेंस क्या है? पहला, रक्षा साझेदारी। दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा है, खासकर रक्षा सहयोग से। उदाहरण के लिए, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी निर्यात किया, $375 मिलियन का सौदा। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस की तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। हाल ही में दोनों नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में पहली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया। दूसरा, चीन फैक्टर। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता फिलीपींस की संप्रभुता को खतरा पैदा कर रही है, साथ ही भारत के समुद्री व्यापार मार्गों को भी। इससे दोनों देश करीब आ रहे हैं। भारत 2016 के आर्बिट्रेशन रूलिंग का समर्थन करता है, जो UNCLOS के तहत नियमाधारित व्यवस्था को मजबूत बनाता है। भारत दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता और नियमाधारित व्यवस्था की मांग करता है। तीसरा, इंडो पैसिफिक विजन। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक आउटरीच में फिलीपींस एक प्रमुख खिलाड़ी है। ये साझेदारी साइबर, अर्थव्यवस्था, समुद्री और रक्षा में सहयोग बढ़ाएगी। निष्कर्ष, भारत फिलीपींस संबंध अब रणनीतिक रूप से गहरे हो गए हैं। ये इंडो पैसिफिक में नियमाधारित व्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करेगा। साथ मिलकर दोनों देश क्षेत्र में समृद्धि, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ये भारत और संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने मिलकर शुरू किया एक खास प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है भारत के विकास के अनुभवों को और हमारी अच्छी प्रथाओं को दुनिया के दूसरे देशों के साथ बांटना, खासकर एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन देशों के साथ। इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, यानी ये अभी काफी नया है और बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ है। इसका लक्ष्य है ग्लोबल साउथ के देशों को तेजी से तरक्की करने में मदद करना। कैसे? ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के जरिए। ये प्रोग्राम्स संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को हासिल करने में मदद करते हैं।
एसडीजी वो लक्ष्य हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे गरीबी हटाना, अच्छी शिक्षा और पर्यावरण की रक्षा। ये काम कैसे हो रहा है? इसके लिए दो बड़े रास्ते हैं। पहला है यूएन इंडिया एसडीजी कंट्री फंड। ये एक नया फंड है जो इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। दूसरा है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसे हम आईटीसी कहते हैं। आईटीसी के जरिए भारत पहले से ही कई देशों को ट्रेनिंग और टेक्निकल मदद देता है। हाल ही में भारत ने इस इनिशिएटिव के तहत कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन देशों के लिए हैं। इनमें लोगों को नई स्किल्स सिखाना, तकनीकी जानकारी देना और विकास के नए तरीके साझा करना शामिल है। उदाहरण के लिए, हाल ही में भारत ने कुछ अफ्रीकी देशों के लिए डिजिटल एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए। ये सब इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। इस मैगजीन का चौथा भाग सिक्योरिटी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। बात करेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईएयू के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगस्त 2025 में दोनों ने ट्रेड डील के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत की औपचारिक शुरुआत का निशान है। इसका लक्ष्य है व्यापार सहयोग के लिए एक लंबे समय का ढांचा तैयार करना। ये एक बड़ा कदम है जो भारत को नए बाजारों की ओर ले जाएगा। इस एफटीए के संभावित फायदे क्या हैं? चलिए आर्थिक फायदों से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा फायदा है व्यापार विस्तार। ये अनदेखे व्यापार की संभावनाओं को खोलेगा, निवेश बढ़ाएगा और भारतीय ईयू के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी बनेगी। उदाहरण के तौर पर 2024 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 69 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 से 7% ज्यादा था। दूसरा, बाजार पहुंच। ये भारतीय निर्यातकों के लिए बड़े अवसर खोलेगा, खासकर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बीच। भारत नए क्षेत्रों और भौगोलिक इलाकों में विविधीकरण कर सकेगा। तीसरा, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। ये भारत को गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ मजबूत बनाएगा और खास तौर पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई को बड़ा लाभ मिलेगा। चौथा, ऊर्जा साझेदारी। ईएयू में प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा भरपूर हैं, जो भारत की विकास जरूरतों के लिए जरूरी हैं। मिसाल के लिए, रूस अब भारत के कुल तेल आयात का 35 से 40% हिस्सा आपूर्ति करता है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाता है। अब रणनीतिक फायदे। रूस के नेतृत्व वाले इस ब्लॉक से रिश्ते मजबूत करने से भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति और सशक्त होगी। यानी हम कई देशों के साथ संतुलित रिश्ते रख सकेंगे, जो वैश्विक राजनीति में हमारी स्वतंत्रता बढ़ाएगा। ईएयू क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए बना है। इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस जैसे 5 देश शामिल हैं। इसका जन्म 2014 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन संधि से हुआ। ये यूनियन माल, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करती है, जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार आसान हो जाता है। इस मैगजीन का पहला भाग पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन में भी मिल जाएगा। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अगस्त 2025 में रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की आईएफएन संधि से अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी। इसका मुख्य कारण रूस ने अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाइयों को बताया। जैसे अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को रूसी तटों के करीब तैनात करने का आदेश दिया। साथ ही फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम की तैनाती की। ये सब तनाव बढ़ाने वाले कदम माने गए। अब आईएफएन संधि के बारे में जानते हैं। ये संधि 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। इसका मुख्य नियम था कि 500 से 5500 किलोमीटर रेंज वाली सभी जमीनी लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना होगा। ये पहली बड़ी संधि थी जिसने न्यूक्लियर हथियारों को कम किया, एक पूरी श्रेणी के हथियारों को हटाया और सत्यापन के लिए साइट पर निरीक्षण की अनुमति दी। लेकिन 2019 में अमेरिका के बाहर निकलने के बाद ये संधि पहले से कमजोर हो चुकी थी। अब इसके प्रभाव क्या हैं? न्यूक्लियर हथियार नियंत्रण पर असर। सबसे बड़ा खतरा है हथियार नियंत्रण ढांचे का टूटना। इससे विश्वास कम होता है और भविष्य के न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण प्रयास रुक जाते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण पर नकारात्मक प्रभाव। बड़े देश न्यूक्लियर आधुनिकीकरण तेज कर रहे हैं, जबकि गैर न्यूक्लियर देश अपनी गैर प्रसार प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है। तीसरा, कोल्ड वॉर की राजनीति की वापसी। संधि का पतन यूरोपीय मिसाइल संकट के दोहराव की आशंका पैदा कर रहा है, जैसे पुराने दिनों में होता था। चौथा, सुरक्षा जोखिम बढ़ना। ऐसी मिसाइलें लक्ष्य तक कम समय में पहुंचती हैं, जिससे गलत लॉन्च चेतावनी पर वैश्विक न्यूक्लियर संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। आर्मेनिया अज़रबैजान पीस अग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स।
8 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस पर हस्ताक्षर किए। अब समझौते की मुख्य धाराएं क्या हैं? पहली है शत्रुता का समापन। दोनों देशों ने सशस्त्र संघर्ष खत्म करने और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वादा किया। दूसरी है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी ट्रिप। ये एक नया पारगमन मार्ग है जो अजरबैजान को उसके एन्क्लेव नखिचिवान से जोड़ेगा, जो आर्मेनिया की जमीन के रास्ते गुजरेगा। अमेरिका को इसकी विशेष विकास अधिकार 99 साल के लिए मिले हैं, जो ऊर्जा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होगा। तीसरी, अमेरिका के साथ सहयोग। दोनों देशों ने अलग अलग अमेरिका के साथ ऊर्जा, तकनीक और अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने के समझौते साइन किए। इससे दक्षिण काकेशस क्षेत्र में आर्थिक अवसर खुलेंगे। अब संघर्ष का बैकग्राउंड समझते हैं। ये विवाद मुख्य रूप से नागोर्नो कराबाख पर है, जो अजरबैजान के अंदर है, लेकिन ज्यादातर आर्मेनियाई लोगों से भरा हुआ था। 1980 के दशक में नागोर्नो कराबाख ने अजरबैजान से अलग होने की कोशिश की, आर्मेनिया के समर्थन से। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देश आजाद हुए, लेकिन झगड़ा जारी रहा। 2023 में अजरबैजान ने पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे लगभग 1 लाख आर्मेनियाई आर्मेनिया भाग गए। ये समझौता उस दर्द को कम करने की दिशा में है। भारत का हित क्या है? भारत इस शांति सौदे का समर्थन करता है और इसे संवाद और कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि कहता है। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का 1995 का मित्रता और सहयोग संधि है। साथ ही अजरबैजान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते पर आता है, जो भारत को रूस से मध्य एशिया के जरिए जोड़ता है। इससे हमारा व्यापार और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अलास्का समिट। 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एंकोरेज में जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिले। मुख्य चर्चा थी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर। ट्रंप ने युद्ध विराम की मांग की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। पुतिन ने डोनबास क्षेत्र को रूस को सौंपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे ठुकरा दिया। दोनों नेताओं ने बातचीत को उपयोगी बताया, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। ट्रंप अब ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मिलेंगे ताकि शांति के रास्ते तलाशें। अब अलास्का के बारे में जानते हैं। अलास्का अमेरिका का एक गैर संनादेशी राज्य है, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या कम है। इसे 1867 में अलास्का संधि के तहत अमेरिका ने रूस से $72 लाख में खरीदा था। तब रूस को ये फूली लगी, लेकिन आज ये सोने और तेल का खजाना है। अलास्का की समुद्री सीमाएं क्या हैं? उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर, दक्षिण में गल्फ ऑफ अलास्का और प्रशांत महासागर, पश्चिम में बेरिंग सागर और उत्तर पश्चिम में चुकोची सागर। ये सीमाएं इसे रूस के करीब लाती हैं, जो समिट के लिए प्रतीकात्मक था। अलास्का की खासियतें क्या हैं? यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरेलिस आसानी से दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे आकाश के नृत्य। राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर है और 85% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट यानी स्थायी जमी हुई मिट्टी के नीचे है। ये ठंडा इलाका पर्यावरण और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। 19 से 21 अगस्त 2025 को थाईलैंड के फुकेट में हुई 23वीं एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस में भारत को एआईबीडी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। सबसे ज्यादा वोट मिले भारत को। प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी, जो एआईबीडी जीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, ने सभी सदस्य देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत इस नेतृत्व पर गर्व करता है और आने वाले समय में एआईबीडी के प्रोग्राम्स में और मजबूती से योगदान देगा। ये भारत की 2016 के बाद दूसरी बार चेयरमैनशिप है, जो हमारी मीडिया क्षेत्र में बढ़ती भूमिका दिखाती है। अब एआईबीडी के बारे में जानते हैं। ये एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एक अनोखा क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है। इसका जन्म 1977 में यूनेस्को के संरक्षण में हुआ था। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। एआईबीडी का मैंडेट क्या है? इसका लक्ष्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक जीवंत और एकजुट माहौल बनाना, यानी रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया को मजबूत करना, ताकि जानकारी का आदान प्रदान आसान हो और विकास हो। कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 45 देशों से 92 सदस्य संगठन हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। प्रसार भारती, जो भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एआईबीडी में प्रतिनिधित्व करता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज। हम समाचारों में छाए उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जो संघर्षों से जूझ रहे हैं।
ये गाजा, सूडान, यूक्रेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैं। सबसे पहले गाजा। ये पूर्वी भूमध्य सागर के किनारे एक छोटी तटीय पट्टी है। ये इजरायल से उत्तर और पूर्व में और मिस्र से दक्षिण पश्चिम में घिरी हुई है। लगभग 22 लाख लोग यहाँ रहते हैं, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। मुख्य संघर्ष वाले क्षेत्र हैं खान यूनिस, राफा, जबालिया और देर अलबला। हाल ही में अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गाजा में अकाल घोषित कर दिया। हमास के इजरायल पर हमले के बाद इजरायल की लंबी नाकाबंदी और सहायता पर पाबंदी से 5 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। यूएन ने कहा कि ये 21वीं सदी का अकाल है, जहां ड्रोन और आधुनिक हथियारों के बीच भूख से मौतें हो रही हैं। अगला सूडान। ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, मिस्र से उत्तर में और लाल सागर से उत्तर पूर्व में सटा हुआ। अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां सफेद नील और नीला नील नदियां बहती हैं। मुख्य संघर्ष वाले इलाके हैं दारफुर, खार्तूम, साउथ कोर्डोफान और ब्लू नाइल स्टेट्स। अप्रैल 2023 में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के बीच सत्ता की लड़ाई से गृहयुद्ध छिड़ गया। मार्च 2025 तक सेना ने खार्तूम को वापस ले लिया, लेकिन दारफुर और कोर्डोफान में आरएसएफ का कब्जा है। अब यूक्रेन। ये रूस से पूर्व में और काला सागर व आजोव सागर से दक्षिण में घिरा हुआ है। यहाँ डिप्रो नदी कीव से होकर काले सागर तक बहती है। पश्चिम में कार्पेथियन पर्वत और दक्षिण में क्रिमियन पर्वत हैं। मुख्य क्षेत्र हैं कीव, डोनेस्क, जापोरिजिया, चरकासी, चेरनिहिव और खार्किव। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से मानवीय हालात बिगड़ रहे हैं। अप्रैल 2025 में कीव पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें खार्किव और जापोरिजिया भी प्रभावित हुए। आखिर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये मध्य अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कांगो नदी बेसिन यहाँ है, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और कांगो वर्षावन अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल, कोबाल्ट, कॉपर और सोना जैसे खनिजों से भरपूर। मुख्य संघर्ष वाले प्रांत हैं नॉर्थ किवू और इटूरी। पूर्व में जातीय तनाव, कमजोर शासन और खनिजों की लूट से लंबे युद्ध चल रहे हैं। जनवरी 2025 से M23 विद्रोहियों ने नॉर्थ और साउथ किवू पर कब्जा किया, गोमा शहर पर नियंत्रण कर लिया। छेड़ दवा उत्तरा मैदान च जदों भी खावा हक दी कमाई साले दसदे आ लोगी कदे सोचा नहीं आईना कि ये सोचदे ने लोगी किती अतली की थोड़ी मुंडे कहण मैनू गोभी भावा पेंट लावा मोढे उत्ते खेसी जावा शहर दे पैरां च बलैसी पिंडा ढकदी ड्रिप आ बराईसी है नहीं मित्रा को शायद केड़ी दस बिलो ऐसी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।